प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरीके से सर्वनाम के ये 6 भेद होते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि हम सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए सर्वनाम की क्या उपयोगिता है, हम सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं, हमारे जीवन में सर्वनाम का क्या महत्व है। इससे संबंधित आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। तो हम सर्वनाम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो हमें संज्ञा को बार बार लिखना पड़ता है। संज्ञा शब्द को बार बार लिखना पड़ता है, जिससे हमारी बात और वाक्य बहुत लंबा हो जाता है। तो इस त्रुटि को कम करने के लिए हम सर्वनाम पढ़ते हैं और सर्वनाम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैं कुछ उदाहरणों द्वारा यहाँ आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहला उदाहरण है, रमेश कल कोटा गया और कोटा से पुस्तक लाया। अब इस वाक्य में हमने कोटा 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 ये भी संज्ञा शब्द है और कोटा यहाँ पर ये भी संज्ञा शब्द है। हमने कोटा कोटा 2 बार लिखा, जिससे हमें हमारा जो वाक्य है, हमारी जो बात है बहुत लंबी हो गई। इस बात को कम करने के लिए हम ये कोटा संज्ञा है, इसके स्थान पर कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है, रमेश कल कोटा गया और वहाँ से पुस्तक लाया। अब ये हमने कोटा हमने 2 बार नहीं लिखा, यहाँ पर एक कोटा लिखा है, उसके स्थान पर हमने सर्वनाम लिख दिया है। ये यहाँ पर वहाँ सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और कोटा यहाँ पर संज्ञा है। तो ये सर्वनाम शब्द है, ये इस कोटा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इसलिए हम सर्वनाम पढ़ते हैं कि हमें जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है और हमारी बात है वो लंबी नहीं होती है। तो इसी त्रुटि को दूर करने के लिए या कम करने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हम सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे या पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। अब हम सर्वनाम का पहला भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे पुरुष व स्त्री का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिनसे पुरुष व स्त्री का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये यहाँ पर भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब आप ये सोचते होंगे कि उत्तम पुरुष होता क्या है, मध्यम पुरुष होता क्या है और अन्य पुरुष होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं तो बात 3 व्यक्तियों के अंदर होती है। 3 व्यक्तियों के अंदर कोई भी बात हो, जब हम बात करते हैं तो 3 व्यक्तियों के अंदर हम बात करते हैं। इंग्लिश में जिसे पर्सन कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन। तो इसी तरीके से हिंदी में भी उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। तो हम बात को जब कहते हैं या हम बात करते हैं तो 3 व्यक्तियों के मध्य हम बात करते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है वक्ता। वक्ता जो बात को कहता है, वक्ता जो होता है बात को कहने वाला, वो होता है उत्तम पुरुष। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जो वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनता है या श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। वक्ता बात कहता है और श्रोता यहाँ पर सुनता है, या वक्ता द्वारा कही गई बात को जो सुनता है, जिसे श्रोता भी कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जो वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के शब्दों द्वारा यहाँ समझाया है। जैसे उत्तम पुरुष में आते हैं आई बी अस। ये केवल याद रखने का तरीका है। उत्तम पुरुष में मैंने लिया है आई बी अस। आई बी अस। आई का यहाँ पर अर्थ है मैं। आई, हम मैं के लिए आई का प्रयोग करते हैं। तो मैं से मुझे भी बनता है। अब आते हैं वी, WE वी से हम बनता है, हम से हमें भी बनता है। और अस मीन्स, अस का अर्थ होता है हमारा। अस का प्रयोग करते हैं हम, हमारा से हमारे भी बनता है आदि। इसमें कई अन्य सर्वनाम आ सकते हैं। इसी तरीके से हम अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में मैंने लिया है यू और योर। यू का अर्थ तो भी होता है, यू का अर्थ तुम भी होता है, यू का अर्थ आप भी होता है, और योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें। इस प्रकार के कई सर्वनाम शब्द हम इसमें ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में मैंने लिया है ही, सी, इट। ही का और सी का दोनों का अर्थ है वह। इट का अर्थ है यह, ये, वह, वे, उस, उसे, उन्हें। ये अन्य हम कई प्रकार के यहाँ पर सर्वनाम ले सकते हैं या हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष समझाया है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन उसे नहीं जानता। मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन उसे नहीं जानता। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? उत्तम पुरुष में। तो ये कह रहा है, बात को कहने वाला है, वो तो हो गया यहाँ पर उत्तम पुरुष, ये मैं। और तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तो तुम्हें यानी कि ये बात को किससे कह रहा है? मध्यम पुरुष से कह रहा है। तो मैं तुम्हें,
तुम्हें यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष है, यहाँ पर भी आप देखें मध्यम पुरुष है। और उसे मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन उसे नहीं जानता। तो ये श्रोता और वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। ये कह रहा है, ये यहाँ पर श्रोता है, ये वक्ता से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन उसे यानी कि जो अन्य तीसरा व्यक्ति है उसे नहीं जानता। तो यहाँ पर उसे ये अन्य पुरुष है, ये यहाँ पर ये अन्य पुरुष में आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष है, तुम्हें यहाँ पर मध्यम पुरुष है और उसे यहाँ पर अन्य पुरुष है। इस तरीके से हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, क्योंकि अन्य पुस्तकों में इस तरीके से विवरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। जो भी मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूँ आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका बड़ी सरलता के साथ या बड़ी सुगमता के साथ आप उनका उत्तर दे सकते हैं। ये आपके लिए आपकी क्लास में ही नहीं काम आएगा, ये आप जब भी आप नौकरी के लिए कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपके आजीवन याद रखने योग्य चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करना। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।